जन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन लोगों का हित हो मतलब बहुसंख्यक लोगों का हित हो और बहुसंख्यक लोग सुखी रहे। 100% के हित की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। 100% लोग सुखी रहेंगे इसका कोई नहीं ले सकता, लेकिन बहुसंख्यक लोग सुखी रहने चाहिए, बहुसंख्यक लोगों का भला होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध की विचारधारा थी और केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। केवल भारत में नहीं है, यहां लोग हिंदू की बात यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तब बुद्ध की बात करते हैं। यहां हिंदू की बात करते हैं, यूरोप अमेरिका में जब जाते हैं तब बुद्ध की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, तब दूसरे की बात नहीं करते। जिनकी बात यहां करते हैं लोग सुखी रहने चाहिए, ये आइडियोलॉजी है ब्राह्मणों की। अब हम मिक्स हो गए, यही नहीं लड़ सकता। में सक्षम रहेंगे तो लोकतंत्र में आपका अस्तित्व रहेगा। अगर वैचारिक तरीके से आप लड़ने में सक्षम नहीं होंगे तो लोकतंत्र में आपका अस्तित्व नहीं होगा। हम अपने को ऊंचा भी मानते रहते हैं और रिजर्वेशन के लिए लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। अगर हम फॉरवर्ड हैं तो हमें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? मेरा सवाल है, जो लोग रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सवाल है। अगर हम फॉरवर्ड हैं तो हमें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बैकवर्ड हैं तो हमें रिजर्वेशन की जरूरत है, और अगर हम बैकवर्ड हैं तो अपने आप नहीं। हम निकम्मे नालायक लोग तो हैं नहीं कि इस वजह से बैकवर्ड हो गए। हमारे अंदर योग्यता क्षमता नहीं है, इसकी वजह से हम बैकवर्ड हो गए। अरे हम नहीं पैदा करेंगे, हम अपना काम जो इस देश का बहुजन करता है, ओबीसी एससी एसटी के लोग, अगर हम अपना काम बंद कर दें देश बंद हो जाएगा। हम अपना काम बंद कर दें तो देश बंद हो जाएगा। अभी राशन बांटा जा रहा है, उस पर मोदी जी का स्टिकर लगता है, तो मोदी जी ने पैदा किया, अमित शाह ने पैदा किया, किसान ने पैदा किया। जिसने पैदा किया वो आत्महत्या कर रहा है और क्रेडिट वो ले रहे हैं। अजीब मामला है, जिसने पैदा किया वो आत्महत्या कर रहा है। वो प्याज लेके जा रहा तो उसका कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिला, भाव तय करने का अधिकार नहीं मिला। माइक पर मैं बोल रहा, इसको जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में बिकेगा। आप लोग कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में मार्केट में मिलेगी। ये मोबाइल आप खरीदने के लिए जाओगे तो दुकानदार को पूछोगे, भाई साहब कितने में दोगे इसको, और जब अपना प्याज लेके जाओगे तब क्या पूछोगे, कितने में लोगे। हम खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितने में दोगे, बेचने जाते हैं तो पूछते हैं कितने में लोगे। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का भाव तय करने का अधिकार नहीं मिला और इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कौन है? खेती कौन करता है? हम ही लोग करते हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। मेहुल चोकसी भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ललित मोदी भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीरव मोदी भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अडानी को सारा बैंक ही दे दिया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर किसान की फसल अच्छी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। क्यों? पॉलिसी तय करने वाले वो लोग हैं। यही बात ज्योतिबा फूले 1848 से समझा रहे थे, यही बात छत्रपति साहू महाराज भी समझा रहे थे, और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर भी समझा रहे थे। जब रनाडे मिले ज्योतिबा फूले को और कहा कि अंग्रेजों को भगाना है, तो ज्योतिराव फूले ने क्या कहा पता है? कहा कि तुम ब्राह्मण लोग अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाएगी, जैसे अंग्रेज गए तो नेहरू जी के हाथ में आई।
अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाएगी, और जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाएगी तो तुम हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन तो नहीं है। ज्योतिबा फुले ने रनाडे को कहा कि मेरा यकीन नहीं है कि करोगे बराबरी का व्यवहार। छत्रपति साहू महाराज के पास तिलक गए, कहा आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ। जब साउथ बरो कमीशन के सामने भास्कर राव जाधव से ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की मांग छत्रपति साहू महाराज ने कराया। मराठा समाज साहू महाराज को नहीं पढ़ता है, गारंटी से बोल रहा हूं, बैठे हुए हैं लोग फिर भी बोल रहा हूं, नहीं पढ़ता है। अरे नहीं पढ़ोगे ज्योतिबा फुले साहू महाराज अम्बेडकर को तो नहीं लड़ पाओगे। आज की तारीख में लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। तो उन्होंने आरक्षण की मांग, उस समय वो सतर्क थे। तो तिलक ने कहा तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुनबी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे, कोई भूमि है। आज हमारे कुछ लोगों को कहा जाता है नहीं अब तो जातिवाद खत्म हो गया, अब तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। तो आर्थिक आधार पे पंडित नहीं रहेगा। वो भी गरीब हो गया, हम भी गरीब हो गए, चलो दोनों को गरीब का सर्टिफिकेट मिल गया। अब नियुक्ति करने वाला अधिकारी कौन बैठा है? वो जिस जाति का होगा वो अपने जाति के गरीब को प्राथमिकता देगा कि आपकी जाति के गरीब को प्राथमिकता देगा। हमारे लोगों की लड़ाई कमजोर करते हैं वो लोग। अगर हम लोग वैचारिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। साहू महाराज को तिलक को साहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा व्यवहार करते हो, अंग्रेज जाएंगे तुम्हारा राज आएगा, प्रजा के साथ क्या करोगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया यूरोप और अमेरिका के लोगों को, कहा आप लोग समर्थन कर रहे हो गांधी जी के आंदोलन का, पहले उनको पूछो कि ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई है। एक देश की आजादी और एक देश के लोगों की आजादी। तो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, देश के लोग SC ST OBC आजाद हुए क्या? अवसर मिलेगा तो आप योग्यता साबित कर सकते हो, अवसर नहीं मिलेगा तो योग्यता नहीं साबित कर। अभी सोशल मीडिया में घूम रहा है एक कुनबी जाति के लड़के ने लिखित परीक्षा में टॉप कर रहा है और इंटरव्यू में सबसे कम नंबर उसको मिल रहा है। 2 बार हो गया और जिसको ज्यादा नंबर मिला वो ऊपर चला गया। केवल योग्यता से नहीं हो सकता है, योग्यता अवसर का मोहताज होती है। जिसको अवसर मिलता है वो अपनी योग्यता साबित कर सकता है। मान लो इतने लोगों को आपने बोलने का अवसर दिया, तो जिसके अंदर हुनर है बोलने का वो दिखा रहा है हुनर, लेकिन जिसको अवसर ही ना मिले तो बहुत ज्यादा योग्यता हो, फिर वो क्या कर लेगा? तो योग्यता जो है ये अवसर का मोहताज होती है, और भारत में जो अवसर है वो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रख करके दिया जाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस महासमिति ने बहुमत दे दिया, मगर समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। गांधी जी को पूछा कि आखिर आपने सरदार पटेल जैसे योग्य व्यक्ति को छोड़कर, जिनको बहुमत था, नेहरू जी को क्यों चुना? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि नेहरू जी 2 नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी का रिकॉर्डेड जवाब है कि 2 नंबर का, दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए नेहरू जी तैयार नहीं थे।
तो ये बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद मतलब होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे? तो नेहरू जी को ऐसा लगता था कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में हम ऊपर हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने कांग्रेस बनाई, अभी आजादी की लड़ाई सफल हो गई तो हम एक कुनबी के नीचे रहेंगे, एक कुनबी के नीचे नहीं रहेंगे। ये जाति व्यवस्था काम करती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा अगर इनको स्पेशल व्यवस्था नहीं दोगे, योग्य होते हुए भी इनको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जो लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की वजह से पिछड़ गए थे, उनको स्पेशल व्यवस्था देने का काम किया ताकि उनको अवसर मिले। उस स्पेशल व्यवस्था का नाम रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। इतनी नौकरियां देश में नहीं है कि उससे गरीबी दूर की जा सकती है। रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। जैसे 1 अरब से ज्यादा देश की आबादी है तो एक जगह बैठकर फैसले नहीं कर सकते, प्रजातंत्र है। लेकिन अगर ये कहो कि नहीं चलो सारे देश के नागरिक एक जगह बैठेंगे, फैसले करेंगे, कोई फैसला हो सकता है। तो इसलिए इसका सिस्टम निकाला गया कि हर इलाके का चुनाव होगा और चुनाव में उस इलाके का कैंडिडेट जो जीत कर जाएगा उस पूरे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जाएगा और वो जाकर के पूरे क्षेत्र की तरफ से अपनी बात वहां पर रखने का काम करेगा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बटा हुआ है, जाति और वर्ण की दृष्टि से भी भारत बटा हुआ है। तो अगर केवल भौगोलिक दृष्टि से ही प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, पूरी तरीके से सही फैसले नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि सामाजिक दृष्टि से भी प्रतिनिधि जाने चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से प्रतिनिधि भेजने के लिए रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया। ओबीसी के लोग उतने जागृत नहीं थे, नहीं तो उनको भी मिल जाता पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसलिए नहीं मिला। जो जितना पहले जागा उसको पहले मिला, जो जितना बाद में जागा उसको उतना कम मिला। 32 में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला और ओबीसी को कब मिला? 92 में। शेड्यूल कास्ट को मिला 32 में, ओबीसी को मिला 92 में। कितना अंतर है? 60 साल का। और मराठा लोग और बाद में जागे, गुजरात के पटेल लोग और बाद में जागे, हरियाणा के जाट लोग और बाद में जागे, राजस्थान के गुर्जर लोग और बाद में जागे। तो इसलिए अभी इनका मामला लटक रहा है। समझना पड़ेगा कि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, उसमें हम कहां खड़े हैं भाई, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा केवल शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं, केवल शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड नहीं, इसके अलावा भी लोग हैं जो बैकवर्ड है, और उनको कहा ये अदर बैकवर्ड है, अदर बैकवर्ड है ये, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो सोशली बैकवर्ड कैसे हो गए, ये तो समझना पड़ेगा। अब ये समझते नहीं, हम कहते फॉरवर्ड है और रिजर्वेशन चाहिए। घर की सीढ़ी देखा है आपने? घर की सीढ़ी जो छत पर चढ़ते हैं, बीचों बीच में खड़े हो जाओ और नीचे की तरफ देखो तो क्या लगता है? सबसे ऊपर हम हैं। सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ और नीचे की तरफ देखो तो क्या लगता है? सबसे ऊपर हम हैं। तो मराठा, कुनबी, ओबीसी को यही लगता सबसे ऊपर हम हैं, क्योंकि नीचे ही देखता। ऐसे ऊपर देखो एक बार, थोड़ा एक बार ऊपर देखो, ऊपर देखता नहीं, ये समस्या है। और इसलिए सही बात नहीं समझ पाता है क्या लड़ाई देश में होनी चाहिए, क्या लड़ाई देश में नहीं होनी चाहिए। देखो, जिसके हित आपसे टकरा रहे हैं उनके साथ दोस्ती करोगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। एक हमारी तरफ हिंदी में एक कहावत है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या?
घोड़ा और घास की दोस्ती हो जाए तो घोड़ा को भूख लगेगी तो क्या खाएगा। अब मराठा कुणबी ओबीसी की दोस्ती ब्राह्मणों से है। अब ब्राह्मणों का संकट है। क्या संकट है? शेड्यूल कास्ट को 15% पहले मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% पहले मिल गया। उनको संकट है कि शेड्यूल कास्ट को मिल गया, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के नाम पर भी 27% देना पड़ रहा है। अब इसमें मराठा कुणबी जाट मराठा पटेल इनको भी देना है। अरे हम प्लान बनाए थे, ब्राह्मणों की क्या समस्या? हम प्लान बनाए थे कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा हो, मगर ये फूले साहू अंबेडकर ने बीच में टांग अड़ा दिया और इसकी वजह से शेड्यूल कास्ट को देना पड़ा, शेड्यूल ट्राइब को देना पड़ा, ओबीसी को देना पड़ा, आगे भी देना पड़ रहा है। तो उनका लक्ष्य क्या है? हमको कब्जा करना है और हम उसमें से लेना चाहते हैं। तो हमारी और उनकी दोस्ती घोड़ा और घास वाली दोस्ती है, तो उसमें मिलेगा नहीं कुछ। दोस्ती किससे चलती है? जिसके हित आपके हित नहीं टकराते। सबसे ज्यादा नारा कौन लगाता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कौन लगाता सबसे ज्यादा नारा? शेड्यूल कास्ट के लोग लगाते हैं। फायदा किसको होगा सबसे ज्यादा? मान लो महाराष्ट्र में लागू हो जाए, 34% मराठा है। महाराष्ट्र में अगर लागू हो जाए 34% मराठा है, उसको फायदा होगा ज्यादा। लेकिन नारा कौन लगा रहा है? एससी के लोग लगा रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि कहां गठजोड़ करने से हमारा फायदा हो सकता है और कहां गठजोड़ करने से हमारा नुकसान हो सकता है, यह समझना पड़ेगा। आजकल तो एक और समस्या पैदा हो गई, जाति जाति के नाम पर पार्टियों द्वारा नेता तैयार किया गया। उनको अध्यक्ष बना दिया, किसी बोर्ड का मेंबर बना दिया, कोई मिनिस्टर बना दिया, लाल बत्ती वाली गाड़ी दे दिया, वो घूम रहा है अपनी जाति में। क्या? अरे अपनी जाति को इतना सम्मान दिया हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने इतना बड़ा सम्मान दिया अपनी बिरादरी के आदमी को। एक एक वोट बीजेपी में जाना चाहिए। केवल बीजेपी नहीं, सबका बता रहे हैं, एक का नाम ले रहे हैं। अब उस जाति को कुछ भी मतलब नहीं है कि उसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस एक एक वोट बीजेपी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जाति के आदमी को स्टेट का मिनिस्टर बना दिया। तो जाति का जो नशा है, देखो, अधिकार जाति के नाम पर नहीं है, अधिकार जाति समूहों के नाम पर जो कैटेगरी है उसके नाम पर। अब मराठा लोग मूलतः कुणबी लोग हैं, मराठा लोग मूलतः कुणबी लोग हैं। अगर मराठा लोग कुणबी माने तो देश भर के नेता हो सकते। एक नई बात बता रहा हूं, शायद अभी तक किसी ने नहीं कहा होगा। अगर मराठा अपने को कुणबी माने तो देश भर में कुणबी है, देश भर में कुणबी है। लेकिन जब मराठा मानेगा तो कहां तक रहेगा? महाराष्ट्र तक रहेगा। कुणबी मानेगा तो देश भर में जाएगा। और जब कुणबी हो जाएगा तो ऑलरेडी मंडल कमीशन में कुणबी है। पुराना अगर डॉक्यूमेंट निकाले तो निकल सकता है। तो बहुत सारी बातें हमारी समझ सही तरीके से हमारे समाज के लोगों की ना होने की वजह से हमारी समस्या है। एक और समस्या है, वो कहकर समाप्त कर दे, चूंकि बहुत है, उतना कह नहीं सकते, समय नहीं है, बहुत है। मैं तो यही कहता हूं कि हमारी हजारों समस्याएं हैं, मगर उसमें पहले नंबर की समस्या यह है कि हमारी समस्या क्या है यही हमको नहीं पता है। यह पहले नंबर की समस्या है। हमारी क्या समस्या है यह नहीं पता है, यह हमारी पहले नंबर की समस्या है। आजादी के 75 साल में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। तब से लेकर आज तक, आज की तारीख तक, मराठा कुणबी ओबीसी वर्सेज मुसलमान, ये लड़ाई चल रही है। मैं किसी मुसलमान को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। शायद यहां कोई मुसलमान दिख भी नहीं रहा है, वैसे दाढ़ी टोपी से नहीं दिख रहा है, बाकी कोई होगा तो हो सकता है जो उनकी पहचान है उससे नहीं दिख रहा है। मैं ये ओबीसी के फायदे के लिए ये बोल रहा। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। या तो हमको फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को फायदा हो जाना चाहिए। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे। जब शिवाजी महाराज जीत जाते थे तो शिवाजी महाराज को फायदा होता था।
जब औरंगजेब जीतता था तो औरंगजेब को फायदा होता था। हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। और शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में पूछा क्वेश्चन कि कौन कौन से लोग कितने नौकरियों में हैं, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, तो हम लोग बन गए क्या? मुसलमान नहीं बना तो हम लोग बन गए क्या? जहां से कानून बनता वहां नहीं हो पाया हमारा कब्जा, जहां से कानून पर अमल होता है वहां नहीं हो पाया हमारा कब्जा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो मोमबत्ती लेकर ढूंढो, है कोई मराठा, कुंभी, तेली, माली, धनगर है क्या? मिलता ही नहीं। मुसलमान है क्या? हम नहीं है तो मुसलमान है क्या? लड़ रहे हैं हम और मुसलमान, ना हमारा फायदा हो रहा है ना मुसलमान का फायदा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लड़ रहे हैं मगर खुद के दिमाग से नहीं लड़ रहे। हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा हो रहा है। 75 साल में ब्राह्मण या तो प्रधानमंत्री बने या तो बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी को बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया तो ओबीसी की गिनती कैसे करें? ब्राह्मणों ने बनाया तो ओबीसी की गिनती तो करेंगे नहीं। ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी जी को कहा, देखो आपको भाषण करना अच्छा आता है तो आप भाषण करो, क्योंकि आपके भाषण से ही हमारी सरकार बनती है। देश विदेश में आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप भाषण करो। तो मोदी जी देश में कम, विदेश में ज्यादा। फिर कहा गंगा से वहां वाराणसी से चुनाव जीत कर आए हो तो वहां जाओ, आरती उतारो। अब ब्राह्मण तो सफाई कर्मी का पैर धुलेगा नहीं, तो मोदी जी से धुलवाता है। फायदा ब्राह्मणों को होता है, धुलवाता मोदी जी से है, फायदा ब्राह्मणों को होता है। कहा गंगा में आरती करो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करो, जब तक करना है। और इससे भी नहीं होता है, समय नहीं और बचता है आपके पास, क्योंकि सरकार तो हम चला लेंगे, आरएसएस के लोग, सरकार हम आरएसएस के लोग चला लेंगे, तुम करो। और इसके बावजूद भी अगर समय बचता है, मन की बात करो। समस्या ये पैदा हो गई कि आजकल उनके मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी इतना बढ़ रही है कि सुनना नहीं चाहता। तो आरएसएस वालों ने कहा ये तो समस्या है, तो इसका उपाय है कि मास्टरों को ऑर्डर कर देते हैं। मास्टर समझते हैं आप लोग? टीचरों को हम लोगों के यहाँ आम बोलचाल में मास्टर बोला जाता है। तो मास्टरों को ऑर्डर कर देते हैं को बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे, आपके मन की बात सुनाएंगे। इसके बाद भी समय बचता, परीक्षा की बात करो। आपने दिया नहीं दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परीक्षा, मगर आप बात तो कर सकते हो। तो ये देश के हालात हैं। और हमको हिंदू मुस्लिम पंडित हम लोगों के यहाँ शादी कराता है। ओबीसी का कोई काम ब्राह्मण के बगैर पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक का होता नहीं है, ब्राह्मण से ही होता है। तो हम लोगों के यहाँ एक कहावत कही जाती है कि वर मरे चाहे कन्या मरे, ब्राह्मण को दक्षिणा से ही मतलब है। तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में चाहे ओबीसी मरे या मुसलमान मरे, राजनीति किसकी चमकेगी? 3.5% की चमकेगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये ब्राह्मण तय कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये ब्राह्मण तय कर रहे हैं। ताकत किसने दिया? 1.5% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में 3.5% है। 1.5% है जो अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बन सकते, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। ये ताकत हम ही लोगों ने दिया, हमारे समाज ने दिया है। इसलिए इसके बारे में चेतना पैदा करना, समाज को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर आज का जो समय है, इस समय में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सारे झगड़े का एक निदान है,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई अगर हम लड़ते हैं तो किसी का किसी के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा और हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते। आखिरी बात यह है, कभी 2-4 दिन पहले राहुल गांधी को सजा हो गई और उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी और पता नहीं कौन कौन मोदी के ऊपर कुछ बोला था। सजा हो गई तो कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा दिए। तो बीजेपी वाले बचाव में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया नीरव मोदी के ऊपर, ललित मोदी के ऊपर, वो ओबीसी समाज का अपमान है। ये आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। मेरा ये सवाल है, ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है, ना मेहुल चोकसी ओबीसी है। जितने पैसे लेकर विदेश गए उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। तो ये ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? इसका मतलब है आरएसएस बीजेपी के लोग जब जब फंसते हैं तो ओबीसी का सहारा लेते हैं। 14 में भी मोदी जी ने कहा था मैं ओबीसी हूं इसलिए मेरा अपमान होता है। फिर ओबीसी का सहारा ले रहे हैं। कोई ओबीसी नहीं है उसमें से। ये तो और बड़ा ओबीसी का अपमान हो गया। जो पैसा लेकर के विदेश गए उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का नाम जोड़ना, ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। दूसरी बात, जानवरों की गिनती कर रहे हो, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो, इससे बड़ा ओबीसी का अपमान क्या हो सकता है? तो आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी का फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो इस्तेमाल करना चाहते इसको रोकना होगा। इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि अब हम लोग इस पर चुप नहीं रहेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और 4 चरण में आंदोलन घोषित किया गया। 30 मार्च को हम लोगों ने 31 राज्यों के 563 जिलों से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। 5 अप्रैल को अभी धरना प्रदर्शन होगा हर जिले में और 17 अप्रैल को रैली प्रदर्शन होगा और 30 अप्रैल को हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। तो इसलिए आपके बीच में हम लोग ये जो आंदोलन हो रहा है इसका निमंत्रण देने के लिए आए हैं और आप सभी से उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप लोग इस आंदोलन में तन मन धन के साथ, पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।